हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको परसेंटाइल बूस्टर की सीरीज में मेटलर्जी चैप्टर कराने वाला हूं। एक बार में इत्मीनान से, ध्यान से, प्यार से सीखेंगे। जो क्वेश्चन आज कराए जाएंगे ना, वैसा सा ही आगे फ्यूचर में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। हर बार करीब करीब वही सारी बातें बताई जाती हैं। शुरू के जो 10 क्वेश्चन है ना, उसको प्यार से सीखिएगा, इत्मीनान से सीखिएगा, वक्त दे के सीख लीजिएगा। उतना आ गया तो ये समझिए कि आगे के सारे क्वेश्चन करीब करीब उसी से मिलते जुलते हैं, है ना, क्योंकि हर बार वो चीज वही पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको याद भी हो जाएगा, आपके पेपर में ठीक ठाक नंबर भी आपके बन जाएंगे। देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत रहा, लिखा गया है कि आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच कराना है। कब आया था भैया? 2023 24 जनवरी शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। लिस्ट 1 में लिखा गया है भैया, यहां पर है रिवर्बरेटरी फर्नेस। किससे रिलेटेड भैया रिवर्बरेटरी फर्नेस? तो आप जानते हैं कॉपर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एल्यूमिनियम, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस किसके लिए ज्यादातर किया जाता है? बोलो बोलो। अच्छे मेटल्स, एक्टिव मेटल, जैसे एस ब्लॉक के मेटल्स और एल्यूमिनियम, इनके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस कराने होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एल्यूमिनियम, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस, क्या ब्लास्ट कराया था हमने? क्या बनवाया था भैया? पिग आयरन। क्या बनाया था भैया? पिग आयरन। जोन रिफाइनिंग से सिलिकॉन को हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। तब यार मैचिंग कर लोगे या ये मेरे से करवाओगे? तुम कर लोगे ना भाई? यस, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, रुकिए भैया। हाँ, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द मेथड which is extracted by oxidation and subsequent reduction from its ore। मतलब ये कह रहा है सेल्फ रिडक्शन। क्या? सेल्फ रिडक्शन। पहले क्या कराना है? ऑक्सीडेशन, बाद में कराना है उसी के थ्रू, ओर के थ्रू रिडक्शन। तो ये कहानी हमने किसके साथ सुनी हुई है? पब में। यहां पर याद करने की कोशिश करिएगा, पब में क्यों हंगामा हो गया? पब में क्यों हंगामा हो गया, है ना? क्योंकि वहां पर जो इंसान गया था वो क्या हो गया? सेल्फ रिड्यूस हो गया। पब में जाकर के वो सेल्फ रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसने, जानते हो क्या किया होगा, ठीक है जी। तो पब में क्यों हंगामा हो गया? क्योंकि वो सेल्फ रिड्यूस हो गया। तो लेड, कॉपर एंड Hg, इन्हीं के केसेस में सेल्फ रिडक्शन देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं भैया, यहां पर कोई प्रस्तुत है क्या? जवाब है सी प्रस्तुत है, मतलब कि कॉपर प्रस्तुत है। बात ठीक ठाक है? अरे नहीं याद आ रहा क्या? चलो बता देता हूं भैया, बता देता हूं। इधर देखो भैया जी, आप लेते थे कॉपर का सल्फाइड। क्या लेते थे? कॉपर का सल्फाइड। पहले इसको रोस्ट कराते थे, इसका ऑक्सीडेशन कराते थे, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन शब्द लिखा है, तो सल्फर बर्न होकर के SO2 गैस देगा, कॉपर बर्न होगा तो कॉपर का ये ऑक्साइड मिल जाता था, ठीक है। फिर ये जो ऑक्साइड मिला, ये कॉपर सल्फाइड ओर के साथ रिएक्शन करके SO2 गैस बनाता है और कॉपर निकल जाता है, ठीक है। तो ये काम आता है इस तरीके से एक्सट्रैक्शन में, सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस। चलो एक चीज आपको याद हुई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर, जहां पेपर में डज नॉट, रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट लिखा हो, कृपया वहां पर एक बार दोबारा ध्यान दे दें, ठीक है। अकर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कॉपर के एक्सट्रैक्शन के दौरान नहीं कराई गई थी? पढ़िएगा। क्या सल्फाइड को हम बर्न करा के ये बनाते हैं? जी निश्चित रूप से ये भी है, ठीक है। और आप याद करिए, तो कॉपर मैट बनता था। तो कॉपर मैट में क्या क्या होता था? कॉपर मैट में होता था Cu2s और होता था FeS। ये होता था 98% और FeS होता था अप्रॉक्स 2%, है ना। कॉपर मैट बनाते थे, कुछ याद आ रहा? CuFeS2 से जब हम एक्सट्रैक्शन कराया करते थे तो कॉपर मैट बनता है। फिर हम क्या करते हैं? इसका भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब इसकी रोस्टिंग अलग, इसकी भी रोस्टिंग करवाते हैं। तो दोनों के रोस्टिंग की रिएक्शंस लिखी गई हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, CO विद SiO2, ये बना लेता है CaSiO3। ये रिएक्शन होती है या नहीं होती? बताइए, सोचिए और बताइए कि ये रिएक्शन होती है या नहीं होती है। कुछ याद आ रहा है? हम क्या करते थे? हम भैया FeO को SiO2 के साथ मिला करके स्लैग बना के हटा देते थे। सर ये FeO वाली बात थोड़ी याद नहीं आ रही है। अरे नालायक प्राणियों, अगर यहाँ देखें तो ये हमारा FeS है ना, FeS है। और यहाँ हम बोलें, जब हम शुरुआत करते हैं हम क्या लेते हैं? CuFeS2। जब हम इसको बर्न कराते हैं तो हमें FeO मिलता है।
मिलता है ना FeO। तो इस FeO को या यहां से कॉपर मैट के बर्न होने के बाद जो FeO मिला, इनको और इनको हम कैसे हटाते हैं, हम उसमें सिलिका ऐड करते हैं। ये FeO क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। तो बाहर से हमें लक्स चाहिए, साबुन मतलब फ्लक्स चाहिए यार, ये धूल मिट्टी हटाने के लिए। तो यहां पर धूल मिट्टी हटाने का तरीका क्या है, धूल मिट्टी मतलब इम्प्योरिटी हटाने का तरीका क्या है, रेत डालिए SiO2, ठीक। फ्लक्स जाएगा इसके साथ प्यार मोहब्बत में तो बनेगा FeSiO3 दैट इज स्लैग। और आपको पता है ये एक फ्यूजिबल मास है, आराम से मेल्ट हो जाता है, निकाल के फेंक दिया जाता है। तो प्रोसेस ये वाला तो होगा, लेकिन ये वाला प्रोसेस कहीं भी देखने को नहीं मिलता। समझ में आ गई बात? यस, नोबिता जैसा लग रहा है। अच्छा जी, तो ये रिएक्शन देखिएगा, आपको डज नॉट, ये रिएक्शन नहीं दिखाई देती। बाकी तो हमने समझा दिया कहां और कैसे। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1। इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ए रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सचर ऑफ टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट। नहीं भैया, हम एयर को डालते हैं उसमें, एयर को डालते हैं, और हम जो ये स्टीयरिंग करने के लिए लेते हैं ना, जो पल्प बन जाता है ओर का, उसको मिलाने के लिए लेते हैं, एयर के लिए नहीं लेते। बात समझ में आ गई? तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, स्टेटमेंट गलत है। कैसे लिख दिया जाए, यहाँ क्रॉस मार देता हूँ, स्टेटमेंट गलत है जी, है ना। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पैडल यूज किया था, तो हम करते क्या थे, हवा नहीं निकाल रहे हैं उसके अंदर से, हम क्या कर रहे हैं, हवा को अंदर डालते हैं, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलता है, जो आपका ओर का पल्प बन जाता है ना, अरे ऑयल के साथ मिला के नहीं डालते थे, याद नहीं आ रहा? अरे भैया डालते थे ना, इसके बाद हम इसको स्टेयर करते थे, तो वो ताकि वो जो पल्प बना है ना ओर का, अरे ऐसे समझो पेस्ट, जानते हो ओर का जो पेस्ट टाइप की चीज बनी है, वो आराम से उसमें क्या कर जाए, घुल मिल जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं पैडल। क्लियर है मामला? यस। अच्छा, क्या लिखा है, आयरन पायराइड्स आर जनरली अवॉइडेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। आयरन पायराइड क्या होता है, ये होता है FeS2। हम FeS2 के थ्रू जो है आयरन नहीं बनाते, बल्कि कैसे बनाते हैं, याद करो, हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों ऑक्साइड्स हैं, इनसे एक्सट्रैक्शन कराना आसान भी है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है। रीजन बताता हूं, यहां पर आपको FeS2 को पहले बर्न करा करके क्या कराना पड़ेगा, आयरन का ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। तो जब आयरन का ऑक्साइड बनाओगे तो भैया इसके बर्न होने से यहां से SO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? SO2 गैस, जो कि इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्यों कराएंगे, अपना इन्वायरमेंट क्यों खराब करेंगे, इसके बजाय हम हेमेटाइट से कराना पसंद करेंगे। आई होप आपको समझ में आई हो। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, आंसर छांटना आपका काम है, इतने आप योग्य समझे जाएंगे अब। ठीक है, आइए देखते हैं द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द मॉन प्रोसेस फॉर मेटल रिफाइनिंग इज। मैं तुम्हें एक चीज याद कराता हूं, ये आगे काम आएगा। रिफाइनिंग में मेरा मन है कि आपको याद करा दिया जाए, सारा तो थोड़ा सा आनंद आएगा। देखना, मैं ऐसे बच्चों को याद कराता हूं, मोनी बाबा। कैसे याद कराता हूं, मोनी बाबा। सर ये क्या था, समझाता हूं यार, देखो मोनी बाबा, ठीक है, मोनी बाबा क्या करते हैं, यहाँ भूत प्रेत आत्मा का सवाल रहता है ना। निकल रहता है यहाँ पर, और निकल रहता है इम्प्योर, हम मिलाते हैं बाहर से CO, तो क्या होता है, इम्प्योरिटी तो CO के साथ रिएक्शन नहीं करती, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जो कि गैसियस फेज में रहता है। फिर इसको छान के हटा देते हैं, मतलब इसको गैस को इकट्ठा कर लेते हैं एक चैम्बर में, फिर इसको हीट करते हैं दोबारा, तो वहां से क्या होता है, निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन जो निकल के साथ इम्प्योरिटी थी वो रह जाती है नीचे, इसका मतलब यहाँ पे साफ सुथरा हो जाता है। तो मॉन्ड्स प्रोसेस से निकल का क्या कराते हैं, रिफाइनिंग। हर बार करीब करीब एक सवाल ऐसा दे ही देते हैं, है ना। मतलब अगर 2-3 उसमें देखो ना जेईई मेंस के शिफ्ट्स में, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिखता है ना, रिफाइनिंग का क्वेश्चन दिखता है, यही नहीं दिखेगा। सुनना, मॉन्ड्स प्रोसेस निकल, तो मोनी बाबा। दूसरा क्या है, वैम्पायर को देखकर क्या हो गया, टीना जोर जोर से भागने लग गई, है ना। टीना क्या हो गई, डर गई, तो क्या हुआ, जोर से भागने लग गई। तो इस तरीके से खोपड़ी में टिकाना। वैम्पायर मतलब वॉन एर्कल मेथड। तो वॉन एर्कल मेथड से टाइटेनियम एंड जर्कोनियम की साफ सफाई की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, और मॉन्ड्स प्रोसेस को यूज करके निकल की रिफाइनिंग की जाती है। क्या आपके खोपड़ी में यह बात टिकी रहेगी?
अरे बोलो भाई, टिकी रहेगी। यस। अगली एक चीज और सिखा देता हूं, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। मेरे साथ बोलिए क्या, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग को मैं इस तरीके से याद करवाता हूं। अच्छा, ये वेपर फेज रिफाइनिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर एक्चुअली क्या है, यही वेपर, VAPOUR, वेपर फेज रिफाइनिंग। हम इसमें कर क्या रहे हैं, इनको वेपर फेज में भेज रहे हैं। जैसे निकल को हमने वेपर फेज में भेज दिया है, तो ये है वेपर फेज रिफाइनिंग। मैं जो बताने वाला था एक्चुअली वो था जोन रिफाइनिंग। आइए अब आपको जोन रिफाइनिंग बताता हूं। आओ भैया समझो, क्या जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग को याद करने का एक बढ़िया सा तरीका बनाया है मैंने, शायद याद हो जाएगा इससे। क्या बोला जाए, कोई पूछे तुम्हारा जोन क्या है, तुम किस इलाके में रहते हो, तो तुम कहते हो मैं तो इंडिया में रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं, इंडिया में। तो ऐसे याद किया, करवाया है मैंने कि इंडिया में सीता जी भी गाना गाती हैं। ठीक है, इंडिया में सीता जी, अच्छा जी छूट गई भाई, सीता जी के लिए तो सीता जी बोलना पड़ेगा ना जी। हाँ, सीता जी भी गाना गाती हैं। इंडिया में सीता जी भी गाना गाती हैं, समझ गए ना बात को। तो इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन एंड गैलियम, इनके रिफाइनिंग के लिए हम जोन रिफाइनिंग यूज करेंगे जी। ठीक है, तो याद रहेगा, इंडिया में सीता जी भी गाना गाती हैं। आई होप आपको जोन रिफाइनिंग याद हो जाएगा एंड वेपर फेज रिफाइनिंग यहां से याद हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा आगे आपको आनंद आएगा, ये मेरा पूरा दावा है। अगर आपको याद रहा तो बहुत सारे सवाल इससे मिलते जुलते मिल जाएंगे। द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड प्रोसेस, ये रहा ए वाला। अगला देखते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज सल्फाइड बेस्ड मिनरल, इनमें से कौन सा सल्फाइड मिनरल है। तो पहले मैं इनको याद कराने के तरीके बताता हूं, इसको सीखने। देखो यार, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करके चले जाओगे तो ऐसा नहीं, तो यही पेपर में आएगा। तो अगर इससे मिलता जुलता आया तो सब होना चाहिए ना आपसे। आइए करते हैं भैया, कैसे याद कराएंगे। मैला कॉपर, जो मेरे से पढ़ा होगा उसको हर बार मैं यही याद कराता हूं, मैला कॉपर काला जिंक, मैला कॉपर काला जिंक सीधा आयरन, मैला कॉपर काला जिंक सीधा आयरन। मैला कॉपर, बोलो 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 मेरे साथ, काला जिंक सीधा आयरन। ये दिखना चाहिए भाई चैट में। ठीक है, मैला कॉपर का मतलब है भैया यहां पर मैलकाइट। कैसे लिखा गया, मैलकाइट। तो मैलकाइट में क्या होगा, कॉपर होगा। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये सब के सब कार्बोनेट ओर्स हैं। ये सब के सब में कार्बोनेट आयन जरूर दिखेगा, ये कार्बोनेट ओर्स हैं। तो मैलकाइट में देखिए क्या होगा, CuCO3 डॉट, एक्चुअली ये बेसिक कार्बोनेट है, इसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक मतलब CuH ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट इज दिस CuCO3। ठीक है, तो मैलकाइट, मैला कॉपर। काला जिंक, कैलामाइन, कैलामाइन कहीं है, ये रहा। कैलामाइन में क्या है, जिंक है, और जिंक का हमें क्या लिखना है, कार्बोनेट, देन ZnCO3। सिडेराइट, सीधा आयरन, सिडेराइट सीधा आयरन, आयरन का क्या लिखना है, कार्बोनेट, FeCO3। अब अगला है स्फेलेराइट, इसी को बोलते हैं जिंक ब्लैंड। ठीक है, जिंक ब्लैंड, इसको लिखेंगे ZnS, क्या लिखेंगे, ZnS। स्फेलेराइट क्या होता है, जिंक ब्लैंड, जिंक ब्लैंड ZnS। और ये कई बार दिखाई देगा आगे, अब देखिएगा। ठीक है, तो बस यहीं पर हमने कुछ कुछ चीजें याद कर ली हैं। आइए अगला देखते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो हाँ यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, सल्फाइड बेस्ड, कौन सा सल्फाइड है भैया, स्फेलेराइट। बाकी तो कार्बोनेट्स हैं। कहानी बन गई, यस। अगला क्या, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इट्स सल्फाइड और इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका 2। याद करो भैया ये सब कहानियां, कॉपर के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हमें क्या बताया गया था, हम क्या कर रहे थे, सल्फाइड ओर को हीट कर रहे थे रिवर्बरेटरी फर्नेस में, एक्चुअली हमने बर्न कराया था। फिर हम सिलिका के साथ मिलाते हैं। सिलिका के साथ क्यों मिलाते हैं बताओ, याद करो याद करो। अरे ये वही कहानी है, अभी पढ़ाया गया कि CuFeS2 से हम बनाते हैं बर्न करके Cu2S, है ना। कॉपर का हिस्सा जो सल्फाइड है वो नहीं बर्न होता, आयरन वाला बर्न होगा, FeO बना देगा, साथ में SO2 गैस बना करके खुद को उड़ा लेगा। बोल भाई, तो जो FeO है, जो FeO है उसको हटाने का तरीका है SiO2 मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, स्लैग, दैट इज FeSiO3, स्लैग के रूप में हट जाता है
है ना, रिमूव FeOH FeSiO3। तो ये काम करता है कौन, SiO2, सिलिका मतलब SiO2। क्लियर मामला? यस। अगली चीज पढ़िए, पढ़िए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। यहीं पर ये टाटा बाय बाय फुस हो गया भैया। याद करो रिफाइनिंग का मेथड क्या बताया जाता है। अरे बेसिक बुद्धि का काम है, सर रटना नहीं होता। आपको पता है कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हम इम्प्योर जैसे कॉपर लें, जिंक लें, अगर हम इम्प्योर मेटल का एनोड बनाएंगे ना, तो फायदा बताता हूं। इम्प्योर मेटल क्यों लेते हैं, क्या बोला जाएगा भैया, देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हम क्या करते थे, हम अगर इम्प्योर मेटल लेंगे और एक बहुत पतला सा प्योर मेटल की स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो आपका इम्प्योर रहता था ना, उससे हम बनाते थे कैथोड, सॉरी प्योर वाले से बनाते थे कैथोड। क्यों बनाया बता रहा हूँ, प्योर से बनाते थे हम कैथोड, प्योर से बनाते थे कैथोड, और जो इम्प्योर था, इम्प्योर मेटल था, उससे हम बनाते थे एनोड। ऐसा इसलिए क्योंकि एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इसमें से मेटल निकल के बाहर आएगा। मान लीजिए कि आपने यहां पर इम्प्योर कॉपर लिया है, तो क्या होगा, इम्प्योर कॉपर को जब आप डिप करेंगे उसके सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या होगा भैया, यहां से कॉपर निकलेगा, क्या बनाएगा बोलो भाई, कॉपर 2+। तो इम्प्योर में से कॉपर 2+ बाहर निकलेगा, और यही कॉपर 2+ ये प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप पे जाकर के बैठेगा, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है भैया, रिडक्शन। तो कॉपर 2+ यहां पर कॉपर के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में जाकर के चिपक जाएगा। तो ये जो प्योर कॉपर की रॉड है वो मोटी होती जाती है और ये बहुत पतली होती जाती है। तो ये लॉजिकल है, ठीक है जी। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो उस पर इम्प्योर मेटल लगाते हैं ताकि इम्प्योर मेटल टूट टूट करके कहाँ चला जाए, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो आयंस बनी वो इसके ऊपर जाकर के चिपक जाए। मामला क्लियर? यस सर। अगला देख लेते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो खल्लास, स्टेटमेंट 1 तो खल्लास भाई। अगला क्या है, ड्यूरिंग द हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस purified Al2O3 is mixed with Na3LF6 to lower the melting point of the mixture and to increase the conductivity। मामला सही है, स्टेटमेंट सही है। जवाब आपको ढूंढना आता है, ढूंढ लेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, द मेथड नॉट इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर। कौन सा ऐसा है जो कंसंट्रेशन के मेथड में यूज नहीं किया जाता है। क्या लिक्वेशन प्रोसेस यूज होता है, नहीं, फालतू बात कर दी इन्होंने। लिक्वेशन प्रोसेस रिफाइनिंग का प्रोसेस है। हाँ लीचिंग करी जाती है, लीचिंग किसका किसका कराते हैं हम, Al2O3 का और Ag और Au का। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, A क्यूब, ठीक है, A क्यूब लीचिंग, ऐसे याद रखिएगा, ये कंसंट्रेशन का ही प्रोसेस है। अगला सुनिएगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस है, क्या इलेक्ट्रोलिसिस से कंसंट्रेशन कराते हैं, नहीं, रिफाइनिंग कराते हैं। तो ये भी हो गया क्रॉस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाँ इससे कंसंट्रेशन होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से तो जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उनका भैया कराया जाता है कंसंट्रेशन। तो जवाब क्या बनेगा देख लेते हैं, ए और सी को हटा दीजिए। अच्छा नॉट लिखा था, इसका मतलब ए एंड सी ओनली, नॉट लिखा है ना भाई, तो ए और सी ही तो नहीं है। अरे फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जितने भी सल्फाइड हो रहे हैं उनका कंसंट्रेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग से याद आ रहा है ना, पानी डालते थे, गंदगी बढ़ जाती थी ना, जो हमारे भारी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स, उसका कंसंट्रेशन इससे कराते हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भैया आपकी बार ये नॉट इनकरेक्ट बड़ा पूछ रहे हैं, है ना। देखते हैं क्या लिखा गया है, पढ़िए। बोरॉन एंड इंडियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। मैंने याद कराया था, निश्चित रूप से हमने बताया ना, इंडिया में ठीक है, सीता जी भी गाना गाती हैं। तो हो गया भैया, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनका जोन रिफाइनिंग चलता है, जिनमें भैया जोन रिफाइनिंग चलता है। मामला क्लियर है? तो यस, ये लाइन सही निकली है। तो वॉन अर्कल प्रोसेस में हम टंगस्टन को कराते हैं, बताइए टंगस्टन को कराते हैं क्या, बोलो बोलो, याद आ रहा है? वॉन अर्कल मेथड। वैम्पायर्स को देख करके टीना कहाँ गई, जोर से भागने लग गई, है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, टंगस्टन वाली लाइन तो गड़बड़ हो गई, टंगस्टन वाली लाइन गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, बट उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा।
क्लियर है? बाकी को पढ़ के देख ली कि समझ में आ जाएगा। चलो देख ही लेते हैं, ठीक है? याद रहेगा ना, ये तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर जाओगे, टंगस्टन का नहीं करते भाई, ठीक है? बाकी को पढ़ के एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सही ही नजर आने वाले, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला इसमें, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। अगला क्या है? इन एन एलिंगम डायग्राम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड शोज अ नेगेटिव स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्या कह रहा है भैया? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन किससे कराते थे? टू कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब CO, CO, ठीक है? हमने क्या करा भैया, इसको 2 टाइम ले ले, तो 2 टाइम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात बताइए, ये कैसा भैया? कार्बन तो सॉलिड होता है, तो यहाँ कहीं एंट्रोपी छोड़ दो, है ना? ये गैसियस है और ये भी गैसियस है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है, 1 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैसेस की क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, तो भैया रैंडमनेस बढ़ेगी, घूमने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब घूमने लग गए ज़्यादा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर एंट्रोपी बढ़ती है। अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और स्लोप कैसा होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर मामला? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? ऑन ऑक्सीडेशन दिस शोज अ नेगेटिव स्लोप। सही बात, इसका मतलब ये लाइन सही है। देखिए इन्होंने बोला कि नेगेटिव स्लोप होगा, कहानी तो ठीक है, नेगेटिव स्लोप ही होगा यहाँ पर। अगला देखें, रीजन क्या है अगला? CO टेंड्स टू गेट डिकम्पोज्ड एट हाई टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। क्या ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, क्या ये इधर की तरफ दोबारा, क्या ये इधर दोबारा क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। देख लेते हैं। अरे भाई हमें पता है जो डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब एक बात समझो, अगर आप समझें स्लोप क्या बोल रहे हो आप? पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा S पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, और आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। क्या करें? हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ? नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस फॉर्मूले में, ये नेगेटिव क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब डेल्टा जी उतना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, और डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। इसी रिएक्शन के लिए तो डेल्टा जी मैं समझा रहा था। अरे भैया इसी रिएक्शन के लिए तो स्लोप पॉजिटिव है ना, तो अगर ये पॉजिटिव है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेगेटिव पार्ट बढ़ेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ होकर के आगे बढ़ती जाएगी, मतलब टूटेगा नहीं, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी। हमें पता क्या जानना था कि हमें रिएक्शन बैकवर्ड आएगी या नहीं आएगी? रिएक्शन बैकवर्ड कब आती है पता है? जब हमारा ये वाला पोर्शन ज़्यादा ही पॉजिटिव होने लग जाए, तो डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब कंपाउंड टूट रहा है, ये टूट जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाने लग जाएगी। समझ गए ना बात? हाँ, तो कहानी क्या लिखी है? CO टेंड्स टू गेट डिकम्पोज्ड एट हायर टेम्परेचर। फालतू बात थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। आई होप आपको आनंद आ रहा हो। ठीक, आइए देखते हैं अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ दोज प्रेजेंट इन कॉपर मैट। कॉपर मैट में क्या क्या होता है मैंने अभी पढ़ाया था आपको। 98% कॉपर सल्फाइड, 2% कॉपर, सॉरी 2% आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट नहीं, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड का जो मिक्सचर है उसी को कॉपर मैट बोलते हैं। ये क्या है? ये कॉपर मैट है, जिसमें ये भैया 98% होता है, और आयरन का जो आप सल्फाइड देख रहे हैं 2% होता है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका कॉपर मैट का मेन। एक ही हुआ इसमें, तो देखें 4 में से सिर्फ एक ही हुआ है ना। नंबर लिखना था क्या? द नंबर ऑफ दोज प्रेजेंट इन, है ना, नंबर ऑफ दोज, इन चारों में से आपको यहाँ पे लिखना है, समझ लीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना कि यही एक है। आइए अगली बात करते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज रॉट आयरन। क्या? रॉट आयरन। देखिएगा रॉट आयरन तो जवाब सही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? पिग आयरन निकलता है भैया आपके ब्लास्ट फर्नेस से। इसमें रहता है परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा। अब इस ज़्यादा मतलब 3 से 4%, क्या 3% के आसपास इसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है आयरन के साथ साथ। तो हम क्या करते हैं, उससे कार्बन को थोड़ा हटा करके कास्ट आयरन बनाते हैं, फिर कास्ट आयरन से हम रॉट आयरन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है,
पिग आयरन में ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज है, यहाँ पर कम कार्बन होगा, यहाँ पे बहुत ही कम कार्बन का परसेंटेज होगा। सबसे प्योर फॉर्म होता है रॉट आयरन, और रॉट आयरन से ही हम स्टील वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि कहूँ तो स्टील इससे थोड़ा सा और ज़्यादा प्योर होता है। तो यही तरीका है। ठीक है जी, मामला क्लियर, समझ में आ गया गो कि हमें क्या मारना भैया? जवाब आंसर है ए। क्लियर है? बोलो भैया। हाँ, अगला देखते हैं। मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या लिखा है? लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे लोग जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो इजिली मेल्ट हो जाएंगे, इजिली मेल्ट हो जाएंगे तो इजिली लिक्विड बनाएंगे, इजिली लिक्विड बनाएंगे। तो इनके रिफाइनिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है क्या? लिक्वेशन। लिक्वेशन का मतलब जिनको आसानी से लिक्विड बनाया जा सके उनकी रिफाइनिंग कराई जाती है। और यहाँ पर अक्सर आपको मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम दिखेगा और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा दिखेगा, ये लिक्वेशन में ही होता है। तो इस तरीके से इंटर रिलेट हो जाएंगे तो आपको आनंद जरूर आएगा। अगला देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, आइए देखते हैं। ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, हाँ सही है, ये लाइन सही है। लेकिन ब्रास में क्या होता है? कॉपर एंड जिंक होता है। इन्होंने निकल लिख दिया है, इसका मतलब इन्होंने, ओहो, इन्होंने यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो निश्चित रूप से ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ब्रास जो होता है वो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन। मान सही है यार, कास्ट आयरन में होता है ज़्यादा कार्बन, फिर उसमें हम क्या मिलाते हैं? याद करिए, हेमेटाइट, Fe2O3 मिला देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है और ज़्यादा प्योर हो जाता है, तो रॉट आयरन मिल जाता है। क्लियर है? जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकल। कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, ये चीज़ नहीं याद रहती है। ब्रॉन्ज एंड ब्रास तो तब भी याद रहता है। तो जर्मन सिल्वर को मैंने याद करने कैसे बताया है? निकुजन, निकुजन जर्मन। 4-5 बार किसी को बोलो, जाके घर में कोई मिले उसको एक मंत्र सुनाओ, कहो कि तुम्हें एक मंत्र सुनाऊं, निकुजन जर्मन, जर्मन निकुजन, निकुजन जर्मन, थोड़ा सा दिमाग में टिके रहेगा। तो देखिए, निकल, कॉपर एंड जिंक से मिलकर बना होता है। ये सब फालतू बातें तुम्हारे लिए सोचनी पड़ती है, देख लो भाई। द एलिमेंट दैट कैन बी प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। बताइए, डिस्टिलेशन में कौन से लोग योग्य होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? सर आपको कैसे पता? अबे नालायक प्राणी, ये पढ़ाया गया है डिस्टिलेशन मेथड आपको कहाँ पे? लिक्विड में तो पढ़ा ही होगा, चलो मेटलर्जी छोड़ते हैं, लिक्विड में तो पढ़ा होगा, वहाँ पे हम डिस्टिलेशन मेथड कराते थे ना। हाँ, क्या हूँ, हम वहाँ पे क्या करते हैं? बॉयल करते थे। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो आसानी से बॉयल हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पे चेक करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। याद करिए, एक चीज पढ़ाई जाती है Zn, Cd एंड Hg, डी ब्लॉक पढ़ाते हुए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इनकी जो रिफाइनिंग है वो निश्चित रूप से डिस्टिलेशन मेथड से ही होने वाली है। क्या आप जवाब मुझसे तो नहीं पूछ रहे? आइए देखिए, अगला देखते हैं। बोरोन एंड सिलिकॉन ऑफ वेरी हाई प्योरिटी कैन ऑब्टेन थ्रू। मैंने बोला था ना, एक बार याद कर लो, बाकी सवाल सब मैच करता हुआ आएगा। वही है, जोन क्या है आपका? इंडिया, और इंडिया में सीता जी भी गाना गाती हैं, तो भैया जी जोन रिफाइनिंग। कितना आसान था। अगला देखते हैं। लाइम स्टोन इज डिकम्पोज टू CaO ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हाँ, कौन से ऑक्साइड से निकालते हैं? कौन सा आयरन का ऑक्साइड हम लेते हैं? Fe2O3, हेमेटाइट, है ना, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन। तो उसके दौरान क्या लेते हैं हम? शुरुआत करते हैं लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन क्या? चूने का पत्थर, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, हम हीट करके CaO बनाते हैं और CO2 गैस उड़ा देते हैं। ठीक है, और जो ये CaO हम बाहर से डालते हैं, ये फ्लक्स है ना, बाहर से डाली हुई चीज फ्लक्स होती है। इम्प्योरिटी क्या प्रेजेंट होती है? Fe2O3 में याद करिए, सिलिका प्रेजेंट होती है। तो वो सिलिका इस CaO के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? स्लैग, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है? Okay, in the extraction of silver, silver is extracted as an anionic complex. Obviously, अरे याद करो भैया, Ag के साथ हम करते क्या थे? NaCN का एक्वस सॉल्यूशन लेते थे और O2 का प्रेजेंस होता था। क्या बनता था? बोल भैया, क्या बनता था? ये बनता था AgCN ट्वाइस नेगेटिव। काउंटर करने के लिए यहां पर होता है Na+। अरे बोलो ना भैया, मामला ठीक। तो देखिए, एनायनिक पार्ट, एनायनिक कॉम्प्लेक्स यहां पर इस तरीके से बन जाता है। मामला ठीक है? ओके, तो ये भी सही है। इन्होंने पूछा क्या है? द करेक्ट वंस आर, ओह यहां पर देखो, इन्होंने ऐसे 1 2 3 4 में डिवाइड किया है,
तभी मैं सोचूं इसमें तो नहीं छाटना है। चलिए, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। निकल को बताया था मोनी बाबा, मोनी बाबा के साथ सफाई है, तो निकल मॉन्ड प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ये भी सही है यार। जेडार एंड टीआई आर प्यूरिफाइड बाई वॉन अर्कल प्रोसेस, वैम्पायर को देखकर टीना जोर से भाग गई, इसका मतलब चारों सही है। ओहो, तब तो भैया जी मामला क्लियर है। अरे समझ आया क्या, ऑप्शन सही मिल चुका है। आइए अगला देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली कैन लीड टू, अरे कैल्सिनेशन के दौरान हम अगर किसी कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको पता है CO2 गैस निकलती थी। रोस्टिंग के दौरान जैसे सल्फाइड्स वगैरह लेते थे, उसको रोस्ट करते थे तो SO2 गैस निकलती है, और आपको पता है SO2 एसिडिक नेचर का होता है, और ये जब जाएगा भैया कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, ऊपर पानी रहेगा या मॉइस्चर रहेगा, उसके साथ रिएक्शन होगी। अब पानी के साथ इसकी मुलाकात हो गई तो ये एसिड हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, तो यहाँ से एसिड रेन हो जाता है। इससे बोलते हैं एसिड रेन करवाने के लिए ये जिम्मेदार है। अच्छा, और ये CO2 का आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कार्यक्रम में बिजी है भाई। कौन? CO2। तो ये रहा CO2, क्रमशः लिखना है। तो देखिए CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, एसिड रेन SO2 की वजह से हो रहा है। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं। कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ऑब्वियसली रॉट आयरन एंड स्टील। प्योर फॉर्म वाली चीजें लिखनी है ना, रॉट आयरन एंड स्टील, सबसे प्योर फॉर्म वाला ये बनेगा ना, और इसके बाद स्टील। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन नोबल मेटल AU एंड प्लैटिनम आर ट्रीटेड विद एक्वारेजिया। वैसे ये क्वेश्चन तो P ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी मेटलर्जी में इनको यूज करें AU एंड प्लैटिनम के, तब भी ये काम बन सकता है। ठीक है जी, हम पढ़ते क्या थे याद करो, हम लेते थे एक्वारेजिया HNO3, हम 3 मोल HCl लिया करते थे, और ये भाई साहब हमें भर भर के क्लोरीन दिया करते थे। क्या देते थे? क्लोरीन। तो क्लोरीन एज अ एटम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 मोल इसलिए लिख दिया क्योंकि एक्वारेजिया में ये वॉल्यूम वाइज, एक्चुअली वॉल्यूम वाइज परसेंटेज रहता है ये ना, कि 1:3 वॉल्यूम का रहता है, रेशियो। क्लियर है? अब होता क्या है, यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन की खोपड़ी पर है +5, ठीक है, ये कराता है अपना रिडक्शन और चला जाता है +2 के अंदर, और यहाँ पर जो क्लोरीन की खोपड़ी पर -1 है वो ऑक्सीडाइज होकर के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। किसमें बोलना भाई? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली? NO गैस निकली। क्लियर है? तो चलो ये भी हम सीख गए इसी बहाने। अगला देख लेते हैं। देखो ये तो मैं बहुत ही प्यार से सिखाता हूँ भाई। एलिंगम डायग्राम सबसे आसान चीज होती है। कैसे सोचना होता है कि एलिंगम डायग्राम में थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। जो कोई लाइन नीचे है उसके लिए जो डेल्टा जी है, देखो यहाँ पे सबसे माइनस में रहेगा वैल्यू, जैसे यहाँ पर रहेगा -2000 और यहाँ पे मान लो -500। जैसे जैसे ऊपर उठते जाओगे तो -200, और इसके बाद आएगा 0, और इसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो ये बात एलिंगम डायग्राम के बारे में आप जानते होंगे। जो लाइन नीचे है, जिस मेटल की लाइन, जहां पर वो मेटल ऑक्सीजन के साथ मुलाकात करके MO2 या कोई भी ऑक्साइड बना रहा है, मान लो MO टाइप का कोई ऑक्साइड बना रहा है, तो अगर इसके लिए ये ग्राफ नीचे है और कोई दूसरा मेटल है M-+O2, वो बना रहा है M-O, तो एक बात बहुत ही प्यार से सीख लीजिए कि जिस ग्राफ के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, ज्यादा नेगेटिव हो, या बोला जाए वहां पर जो मेटल है वो मेटल क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, अपनी लाइन को दोबारा ठीक करता हूं। क्या बोला मैंने? कि जिस मेटल के लिए ग्राफ जो होगा नीचे की तरफ होगा, है ना, वो मेटल एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और वो ऊपर के जो भी ग्राफ में दिख रहे ऑक्साइड्स हैं उनको वो रिड्यूस कर सकता है। तो सिर्फ एक लाइन, जो मेटल नीचे की तरफ है, जिसके लिए डेल्टा जी माइनस में है ना, मोर नेगेटिव है, वो जो है वो मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कहानी क्लियर? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नीचे वाला है। कहानी सिर्फ यहीं तक कृपया ध्यान दें, सारा काम बनेगा, कभी तकलीफ आएगी ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मान लो ये लिखा है 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस से नीचे की मैं बात करूं तो ये जो B है वो क्या है,
ये बी वाला ग्राफ क्या है, ए वाले ग्राफ के नीचे 1400 डिग्री सेल्सियस से नीचे की बात कर रहा हूं, इधर की बात करूं तो बी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, लेकिन 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद देखो ए वाली लाइन नीचे है और बी वाली लाइन, ये देखो बी वाली लाइन ऊपर है। तो अब की बात 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद वाली लाइन ये ए के लिए है, तो इसके बाद जो ए है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब की बार ए एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब की बार क्या है, ए एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब की बार क्या है, इस लाइन के हिसाब से आपको क्या समझ में आया, इस लाइन के हिसाब से आपको क्या समझ में आया कि जो ए है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस टेम्परेचर के बाद, लेकिन इस टेम्परेचर के इधर बी जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कहानी क्लियर है। तो ए कैन रिड्यूस BO2। तो A प्लस BO2 रिएक्शन करने से बनेगा ABO2 एंड B। वो पूछ रहा है ये कब पॉसिबल है, ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, टेम्परेचर के हिसाब से बताना है। बताइए यहां पर क्या हो रहा है, ए एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और वो उनका ऑक्सीजन ले रहा है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और इनको रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ए यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बताइए ए रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर के बाद। तो 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कहानी कितना आसान है, ये बस एक बार जानना होता है कि जिसकी लाइन नीचे है, ग्राफ जिसका नीचे है, वो जो मेटल है वो मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिर्फ इसी एक लाइन से पूरा इलिंगम डायग्राम में पड़ जाएगा, दर्द कभी नहीं होगा। और इसको क्या रट्टा मारते हो क्या तुम लोग इलिंगम डायग्राम, अरे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानते हो ना, उसको उल्टा करके लिख दो। ठीक है, तो उल्टा जैसे लिथियम से शुरुआत होती है तो लिथियम को नीचे लिखो, फिर लिथियम के बाबा सरदार, ठीक है, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो इसको ऊपर की तरफ लिखते जाओ। क्लियर है, ऐसा देखना आपका दिख जाएगा इलिंगम डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया है। व्हिच रिएक्शन डू नॉट अकर, फिर से यही डू नॉट, ये देखो आपको टेस्ट करते हैं भैया, डू नॉट, डज नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ट्रू, ये सब कहानियां बना के ले आते हैं और आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो नहीं होती है। देखो यार, आप मेटलर्जी ऑफ आयरन करने जा रहे हो तो आप तो ये नहीं चाहोगे ना कि आपका आयरन जो है स्लैग में चला जाए। देखिए ये कर दी है इन्होंने एक फालतू बात कि इन्होंने स्लैग बना दिया, वो भी आयरन का स्लैग। अरे स्लैग तो फेंका जाता है, तो आप चाहोगे ही नहीं कि उस स्लैग में आयरन का कोई भी पार्ट रहे, है ना, क्योंकि आप तो आयरन ही तो साफ सफाई करने आए थे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, मेटलर्जी ऑफ आयरन में। ठीक है, तो यहां पर स्लैग बनना तो कतई फालतू बात हो गई, समझ रहे हो। तो यही एक फालतू बात है, बाकी रिएक्शंस तो आपने निश्चित रूप से देखा हुआ होगा। क्लियर है। अच्छा ये भी नहीं देखा है यार, ये भी नहीं होता, आयरन के ऑक्साइड को हीट करने से ऐसे टूट नहीं जाते। कौन कौन से लोग टूट जाते हैं, सिल्वर का ऑक्साइड टूट जाता है, Hg का, पारे का टूट जाता है ऑक्साइड, लेकिन इस तरीके से आयरन का ऑक्साइड हीट करने से कभी नहीं टूटेगा। तो ये रिएक्शन भी देखने को नहीं मिलती और ये रिएक्शन भी देखने को नहीं मिलती, सिर्फ ये दो रिएक्शन देखने को मिलती है और इन्होंने यहां पर इस तरीके से ऑप्शन बनाए हैं। तो 3 और 4 जो है डू नॉट अकर इन ब्लास्ट फर्नेस, इसका मतलब सी ऑप्शन को सच माना जाए। आइए देखते हैं मेरे भैया, अगली बात करनी है किस पे, इन द आइडिया ऑफ फ्रोथ प्रोटेक्शन मेथड केम फ्रॉम ए पर्सन। कौन थी वो, अरे एनसीईआरटी में अलग से मेंशन भी किया हुआ है, मैं इसको पढ़ाता भी हूं क्लास में, क्या है, वॉशर वुमेन थी। तो एक्स क्या है, वो पर्सन क्या थी, वॉशर वुमेन थी। क्लियर है। तो एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू द प्रोसेस वाई ऑफ ओर, वाई ऑफ ओर, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा ये इन्होंने मेथड बोला हुआ है, वाई प्रोसेस है, देखो इन्होंने लिखा वाई क्या है, वाई प्रोसेस है। तो कौन से प्रोसेस में यूज किया जाता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, इसका मतलब। और इन्होंने पूछा एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, तो वॉशर वुमेन एंड कंसंट्रेशन कहीं लिखा है, वॉशर वुमेन एंड कंसंट्रेशन, ये रहा। तो बड़ा ही आसान काम है यार, क्या ही पूछा इन्होंने, तो भद्दा मजाक किया आपके साथ, है ना। अरे सबको आता होगा, सबको नंबर मिलेंगे इसमें। अगला देखें, कई लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी को छोटा पार्ट पढ़ते भी नहीं है। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट यूजिंग कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। ये तो सही लाइन है, इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला ही सही निकल गया भाई, पहला ही सही निकल गया। याद करिए हम लेते थे Fe2O3 डॉट x टाइम 2 टाइम H2 डॉट 2 टाइम H2, कितने टाइम, अरे बोलो कितने टाइम,
टू टाइम H2O, ठीक है। अब हम कराते थे इसका लीचिंग प्रोसेस NaOH के साथ, तो एक बात तो कंफर्म थी कि बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। और कैसे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, याद आ रहा है, पहले जो ऑक्साइड होता है वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में चला जाता है। तो देखो इसका हाइड्रोक्साइड ये होगा क्या, और ये हाइड्रोक्साइड है कहाँ पे, अभी भी NaOH के अंदर। तो NaOH में क्या है, OH नेगेटिव, और एल्यूमिनियम अभी भी भिखारी आदमी है क्योंकि वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो वो क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सामने से OH नेगेटिव अपने पास बुलाएगा, तो क्या बनाएगा मेरे भैया बोलना, तो 3 ये हो जाएगा, ये एक मिलके 4, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ खोपड़ी पर रख दें, अरे यहाँ पे आएगा तो 3 1 4, और यहाँ पर अगर हम लगा दें Na+ तो कहानी क्लियर। तो यही है सोडियम एल्यूमिनेट। कभी कभी आप इसको इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप कहते हैं कि सर ये तो कुछ हमने ऐसा पढ़ा था, NaAlO2 डॉट 2 टाइम H2O। अरे इन दोनों में कोई अंतर नहीं है भाई, ये जो देख रहे हो ये एक नॉर्मल है तरीका लिखने का, एक्चुअली आयनिक तरीका तो ये है। पानी में वो इसीलिए तो डिजॉल्व रहता है क्योंकि आयनिक रहता है। हम कहते हैं ना कि ये डिजॉल्व हो जाता है हमारा Al2O3 NaOH के अंदर, है ना, वो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये है NaAlOH4, एक्चुअली वही चीज़ इस तरीके से लिखी जाती है। अब प्रश्न आता है सर ये सोडियम सिलिकेट कैसे बना। एक्चुअली ना सिलिका प्रेजेंट होती है एज अ इम्प्योरिटी, सिलिका प्रेजेंट होती है एज अ इम्प्योरिटी, तो निश्चित रूप से ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगी तो Na2SiO3 ये बन जाता है। तो बाकी पढ़ के चेक कर लेंगे, चलो बता देता हूं। द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये लाइन तो ठीक थी बट इन्होंने एक फालतू चीज ऐड कर दी, आयरन, तो गलत हो गई। एल्यूमिनियम तक बात ठीक थी। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, उल्टा लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है, कास्ट आयरन मिलता है पिग आयरन से। द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस फूल जाता है ना जो कॉपर, और इसके ऊपर SO2 क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है, SO2 एडजॉर्ब हो जाता है। इन्होंने CO2 चिपकाया है, कहानी अपने आप क्लियर हो चुकी है। आइए अगला देखते हैं, लिक्वेशन प्रोसेस। कौन है भैया लिक्वेशन प्रोसेस का, कौन, जोन रिफाइनिंग का। देखो हमें जो आता है पहले वो देखते हैं। वैम्पायर, वैम्पायर में हमने बताया, वैम्पायर को देख करके टीना जोर जोर से भाग रही थी, तो भैया जी टीना भैया जोर से भाग रही थी। मॉन प्रोसेस में मोनी बाबा इज हियर। आप देख रहे हो कितना आराम का मामला हो गया। और जोन रिफाइनिंग में, जोन क्या आपका इंडिया, और इंडिया में सीता जी भी गाना गाती हैं। तो लिक्वेशन में अपने आप समझ में आ गया कि SN होगा। समझ बात आ गई, कितना आसान हो गया। आइए अगला देखते हैं। अरे मैच तो करा ले जाओगे, ये भी पूछोगे क्या, नहीं। द ओर दैट कंटेन्स द मेटल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड इज, ये देखो भैया इनका तो नाम हमें पता है, मैग्नेटाइट, बस हमने नहीं बताया अभी अब तक आपको, Fe2O3, दिस इज मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, है ना, बोलो बोलो बोलो, सही लिखा है, नहीं, ये है हेमेटाइट, है ना, Fe3O4 ये है मैग्नेटाइट, ठीक है। H&M, एक ब्रांड का भी नाम है, या आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अगर आपका या उसका किसी का नाम मैच करता हो आपके कुंडली से तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये है हेमेटाइट, ये है हेमेटाइट, दिस इज मैग्नेटाइट, है ना, 3-4 मैग्नेटाइट। स्फेलेराइट, ZnS, मैलेकाइट एंड क्रायोलाइट बताइए, ये बता चुका हूँ। क्रायोलाइट की अगर मैं बात करूँ तो है Na3AlF6, तो फ्लोराइड देख लीजिए, फ्लोराइड हो रही है, क्लियर मामला, यस, डी ऑप्शन सही है भैया, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए, assertion and reason for the extraction of iron hematite ore is used। हाँ निश्चित रूप से हेमेटाइट हम यूज करते हैं, Fe2O3 हम लेते थे कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। फिर लिखा है कि हेमेटाइट इज अ कार्बोनेट ओर, कैसी फालतू बातें कर दी इसने रीजन भैया गलत है। तो assertion इज ट्रू बट रीजन बहुत ही घटिया चीज थी। आइए अगला देखते हैं। द वन दैट इज नॉट कार्बोनेट ओर इज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बोनेट ओर नहीं है। बहुत क्लियरली आपको बताया था मैंने, मैला, कॉपर, काला, जिंक, सीधा आयरन, ये देखो तीनों ही कार्बोनेट्स हैं, ये तीनों ही कार्बोनेट्स हैं। देखा मैंने जो तरीके बताए, अगर आपको वही पार्ट याद कर लिया तो विश्वास मानिए दिक्कत तो आ ही नहीं सकती आपको, मेटलर्जी तो धुआं है उसके सामने, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। द मॉन प्रोसेस, कुछ कठिन लग रहा है क्या भाई, मोनी बाबा बोलो, मोनी बाबा ठीक लग रहा है ना, हाँ ओके। अगला देखते हैं। द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन इज,
कैल्सिनेशन जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, समझाता हूं। अरे भैया कैल्सिनेशन में ना, कृपया ध्यान दें, कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन इज जस्ट हीट, कुछ नहीं है, जस्ट हीटिंग प्रोसेस, हमें सिर्फ हीट करना होता है, तो हीटिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और उस समय कृपया ध्यान दें, उस समय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली हीट करना होता है, ठीक है जी। और हमें क्या बनाना होता है कैल्सिनेशन के थ्रू, ऑक्साइड्स बनाने होते हैं। तो ये पहले से ऑक्साइड्स है, तो यहां पर कैल्सिनेशन की जरूरत है, नहीं है। क्या ZNO को कैल्सिनेशन की जरूरत है, नहीं है, लेकिन इनको कैल्सिनेशन की जरूरत है, क्योंकि जब आप इनको हीट करोगे तो Fe2O3 आपको मिल जाएगा ऑक्साइड, और जो आपका X टाइम वाटर था वो वेपराइज होकर के भग जाएगा भाई, समझ गए, तो आपको ऑक्साइड तो साफ सुथरा मिल जाएगा। अच्छा, एक को मिला, लेकिन एक में देखिए कैल्सिनेशन नहीं है, लेकिन पूरे पेयर में मिलना चाहिए, पूरे पेयर में मिलना चाहिए। रुकिएगा, द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन रिक्वायर्ड नहीं करता। अच्छा, यही तो हो गया खत्म, ये तो जवाब ही मिल गया पहले, इनको कैल्सिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ऑक्साइड्स हैं। अरे इस पेयर में चलो इसको नहीं जरूरत है, बट इसको तो है ना, वैसे इसमें और इसमें इसका कैल्सिनेशन होता है, इसमें और इसमें इसका कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, जस्ट हीट करते हैं। अगर कार्बोनेट होता है तो वो टूट जाता है, क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। समझ में आ गई बात? ओके, अगला देखते हैं, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन। ध्यान रखिए भैया, इस चैप्टर में डज नॉट ने भैया समझ रहे हो क्या कर रखा है, तांडव मचा रखा है पूरा। कौन सा ऐसा है जो कैल्सिनेशन को डिफाइन ही नहीं करता जी? हाँ, ये रहा ना रोस्टिंग, ये रहा सल्फाइड ओर को रोस्ट कर दो, जहां O2 की प्रेजेंस वहां होती है रोस्टिंग, जहां O2 की प्रेजेंस वहां होती है रोस्टिंग, समझे। और यहां देखिए सिर्फ हीट चल रहा है, सिर्फ हीट चल रहा है, मतलब कैल्सिनेशन है। क्लियर? अगला क्या है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज गिवन बाई, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से हम लेते क्या, अरे याद करो, हम लेते थे साफ सुथरा एल्यूमिना और कार्बन का हम एनोड लेते थे, है ना, याद आ रहा है, हम कराते थे Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस, फिर क्या होता था, O2 गैस निकलती थी, कार्बन के साथ बर्न होकर के CO2 देता था, तो इसका मतलब एट द एंड ये CO2 गैस निकल जाएगी और एल्युमिनियम मिल जाएगा। ये था भैया प्रोसेस, ठीक है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में कौन सा होगा, ये रहा, ये रहा, देखिए, देख लीजिए ध्यान से, ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज electrolytes usually used in the electroplating of gold and silver respectively are। अब देखो यार, हमें करना क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हो ना, इलेक्ट्रोलिसिस वाले, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम पढ़ते हैं इस चीज को, समझना। ये मान लीजिए कि आपने आयरन का, ये हमने ले लिया आयरन का कैथोड ले लिया, क्या ले लिया, आयरन का हमने कैथोड ले लिया। एक बेसिक चीज बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और मुझे करना क्या है कि आयरन का जो ये प्लेट है, जो कैथोड है, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, मतलब गोल्ड लेकर चिपकाना है, इसके ऊपर ही सरफेस पे चिपक जाए, आके डिपॉजिट हो जाए, ये मैं चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं गोल्ड की लेकर के आऊंगा, गोल्ड AU, है ना, प्लेट लेकर के आऊंगा और इसको भैया एनोड बनाऊंगा, इसको एनोड बनाऊंगा, ठीक। तो होगा क्या, तो गोल्ड निकल के आएगा पानी के अंदर, ये होगा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, ये गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट होगा। और गोल्ड जो है जब डिजोल्व होता है, अक्सर आप देखोगे NaCl में डिजोल्व होता है, आपको पढ़ाया भी जाता है। जब NaCl में डिजोल्व होगा तो क्या होगा, CuCN ट्वाइस नेगेटिव, ठीक है, CuCN ट्वाइस नेगेटिव, ऐसा कुछ लेते हैं हम ना। फिर हमने क्या किया, इसमें क्या किया, हमने इसको डिप किया हुआ था, तो ये एनोड था, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है, अरे बोलो ना भैया, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपका एटॉमिक फॉर्म में है वो आ जाएगा पानी में AU प्लस में, और जो ये गोल्ड है जो कि पॉजिटिव है वो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो जब डिपॉजिट होता जाएगा तो जो ये आपकी आयरन की प्लेट थी उसकी ऊपरी सरफेस गोल्ड से ढक जाएगी, और इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो कभी इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पेपर में सिर्फ यही आएगा कि कौन सा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपको पता है कि Ag और AU जो होता है वो NaCl में डिजोल्व हो जाते हैं, Ag एंड AU, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं करते, और ये हमने पढ़ा था कि NaCl में डिजोल्व हो जाते हैं, तो वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यहाँ एज अ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अगर हमें Ag की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके ऊपर करनी होती तो मैं यहाँ पर Ag की रॉड लाता और ये इसके अंदर डाल देता। क्लियर है मामला?
ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर लेता। अगली चीज क्या है, द ओर दैट कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर इज। अब देखो भैया, जो आप जानते हो वो क्या है, आप मैलेकाइट तो जानते हो, मैलेकाइट इज CuCO3 बेसिक कार्बोनेट होता है, CuOH ट्वाइस। देखो मैलेकाइट ये होता है, लेकिन एजुराइट क्या होता है, 2 टाइम कार्बोनेट डॉट CuOH ट्वाइस। ऊपर और नीचे वाले मंत्र जान लीजिए, ये है एजुराइट। तो मैलेकाइट के बाद भैया मैलेकाइट का रिश्तेदार है एजुराइट, जिसमें भैया कॉपर कार्बोनेट थोड़ा ज़्यादा है ना, 1 मोल आपको इसका ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे देखिए 1:1 का रेशियो है, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। तो एजुराइट भैया इन्हीं के साथ, इन्हीं के पेयर में याद करिए, ठीक। अब डोलोमाइट, डोलोमाइट को मैं ऐसे याद कराता हूँ, डोलो, दो लोग, तो इसको याद करने का तरीका समझिए कि ग्रुप 2 के लोग होंगे। ग्रुप 2 मतलब कि S ब्लॉक है ना, S ब्लॉक का दूसरा वाला ग्रुप जो है, वहां पर क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और डोलोमाइट भी क्या है, एक कार्बोनेट और है। कैसे लिखते हैं देखो, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। मामला क्लियर है क्या भाई? तो ये है 2 लोगों का कार्बोनेट, डोलोमाइट। क्लियर। कॉपर पायराइट, दिस इज CuFeS2। यहीं पर आयरन और ये पाया जाता है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका मतलब डी ऑप्शन इज यहाँ पे करेक्ट। बोलो भैया। यस सर। अगला देखते हैं, ये भैया पुरानी एक ही चीज बार बार आएगी, देखना, सिडेराइट, मैलेकाइट, कैलामाइन। उनको लगता तुम्हें नहीं आता, उनको नहीं पता ना, एक ब्रह्मास्त्र हमने रख रखा अपनी जेब में, जहां रहता भैया निकाल के मार देते हैं, ठीक है। सिडेराइट रिलेटेड है भैया आयरन से, सीधा आयरन है ना। फिर मैलेकाइट में क्या है, मैला कॉपर, मैला कॉपर, काला जिंक, सीधा आयरन। क्लियर हो गया। अब एक ही चीज बचती है, दैट इज कैलिनाइट, और कैलिनाइट का होता है एल्युमिनियम। मैं बता देता हूं, कैलिनाइट का होता है एल्युमिनियम, और इसको लिखते कैसे हैं, इसका बड़ा सा फॉर्मूला है, आपको लगता है कि ये याद नहीं होगा, देखो तरीका सुनो, Al2O3.2H2O, पहले बॉक्साइड जैसा बना लो, फिर 2 टाइम यहां पर सिलिका डाल दो, दैट्स इट, कहानी खत्म। दिस इज कैलिनाइट, दिस इज कैलिनाइट। अब याद करना आसान हो जाता है, नहीं तो फॉर्मूला देखोगे एनसीईआरटी में सरदर्द हो जाएगा, तुम्हें लगेगा ये क्या दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो ये है कैलिनाइट, हाँ, जो कि रिलेटेड है एल्युमिनियम से, ठीक है ना बाबा। हाँ, आइए अगला देखते हैं। द एलिंगम डायग्राम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, काइनेटिक्स के बारे में तो देता नहीं, पढ़ लो, बहुत ही आसान है, मैं कम ही बताना चाह रहा हूँ अभी, देख लो। प्रेशर के बारे में बताता ही नहीं है, पीएच के बारे में बताता नहीं, फालतू बात कर रहे हैं लोग। ऑब्वियसली डी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्साइड्स, सम मेटल ऑक्साइड्स। अगली चीज क्या है भैया, देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हमने क्या लिखा है कि हम 4 टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ हम 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 टाइम O2, ठीक है। ओके, क्या लिखा है, द गिव्स फ्री, द फ्री एनर्जी चेंज इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब इलिंगम डायग्राम ना, the temperature below which the oxide is stable could be inferred from the plot as the point at which, अरे ये देखो ना, ये देखो भैया, ये पॉइंट आपको याद आ रहा है जहाँ पे आपको फेज ट्रांजिशन पढ़ाया जाता है, कि ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर ग्राफ और ऊपर जाने लग जाता है ना। ये पॉइंट क्या है, फेज ट्रांजिशन का पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है भैया, फेज ट्रांजिशन का पॉइंट है। थोड़ा सा मैंने उड़ा दिया है इधर उधर, लेकिन ये क्या है, फेज ट्रांजिशन का पॉइंट है, ये फेज ट्रांजिशन का पॉइंट है, ये फेज ट्रांजिशन का पॉइंट है ना। ये टेम्परेचर है, इससे रिलेटेड टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पर डेल्टा जी है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट के बाद पहले देखिए क्या हो रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इस पॉइंट के बाद तो और ज्यादा पॉजिटिव होती जा रही है गिव्स फ्री एनर्जी। अरे भैया नीचे की तरफ, यहाँ देखो, यहाँ पर सब, इस वाले ग्राफ में सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ रहता है, फिर हल्का हल्का पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ है, स्लोप ऊपर की तरफ है ना। तो आप क्या बोलोगे, स्लोप पहले जो था वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव स्लोप तो यहाँ भी है, लेकिन और ज्यादा पॉजिटिव स्लोप में वो कन्वर्ट हो गया, है ना, वो उस पॉइंट के बाद, जहाँ के बाद ऑक्साइड स्टेबल नहीं है। इस पॉइंट के बाद ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, ये बात ठीक है। तो पूछा क्या रहा, ये देखिए, द स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो। नहीं भैया, पॉजिटिव से जीरो नहीं हो जाता एकदम, है ना, कहाँ जाता, और ऊपर ही जाता है। द स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी फालतू बात है। द स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी गलत है। बल्कि इनको ऐसा लिखना चाहिए कि द स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव
टू मोर पॉजिटिव वैल्यू, तब जाके लाइन सही होती। तो भैया ये स्लोप वाली सारी लाइनें गलत है, पक्का यही सही होने वाला। पढ़ लेता हूं। द फ्री एनर्जी चेंज सोज अ चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। ऑब्वियसली ये देखो नेगेटिव से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, ये हम किस फ्री एनर्जी के लिए तो बोल ही सकते हैं जी। आइए, अच्छा था, अच्छा लगा, कम से कम एक लैंग्वेज को घुमाने का एक तरीका इन्होंने सोचा। विद रिस्पेक्ट टू एन ओर, इलिंगम डायग्राम हेल्प टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ इट्स थर्मल रिडक्शन। हीट करते थे ना भैया, वो रिडक्शन का प्रोसेस कब होगा कब नहीं होगा, हमने बताया था इलिंगम डायग्राम में जिसकी लाइन नीचे वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उसका मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो ऊपर के किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने योग्य है। आइए आगे बढ़ाते हैं। ये पढ़े भैया, द करेक्ट रिकॉर्डिंग द गिवन इलिंगम डायग्राम इज, पढ़ लीजिए भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। वही एक ही चीज जाननी है कि जो नीचे होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसकी ग्राफ नीचे होगी। तो एट 800 डिग्री सेल्सियस कॉपर कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। 800 डिग्री, ये रहा 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस पे जिंक की लाइन कहाँ है, ये रही जिंक की लाइन, ये रही भैया जिंक की लाइन तो ये रही। अच्छा जी, फिर किसके साथ कह रहे हैं, कॉपर के साथ। कॉपर की लाइन तो हमेशा ऊपर ही है। ओ भाई, कॉपर की लाइन तो हमेशा ऊपर ही है भाई, कॉपर की लाइन हमेशा ऊपर ही है। तो जिसकी लाइन ऊपर है, अरे उसके ऑक्साइड को नीचे वाला मेटल रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो नीचे वाली लाइन होती है उससे रिलेटेड मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कॉपर नहीं। अच्छा, ये लाइन तो गड़बड़ हो गई, ये लाइन तो गड़बड़ है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnO। 1400 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे आएगा, ये देखिए 800 है, ये देखिए 2000, मैं कहीं यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, इधर ले लेता हूँ। ये जो है ये जो है ये है 1400 डिग्री सेल्सियस, ये है 1400 डिग्री सेल्सियस, देख लो भैया, ये है 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1400 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम कैन बी यूज्ड, तो एल्युमिनियम की लाइन कहाँ है, देखो एल्युमिनियम की लाइन यहाँ है, एल्युमिनियम की लाइन यहाँ है। कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ऑब्वियसली जिंक की लाइन हर बार ऊपर ही है, एल्युमिनियम की लाइन देखिए नीचे है, और जो लाइन नीचे है, जो ग्राफ नीचे है, वो उससे रिलेटेड जो भी मेटल होगा, यहाँ पर क्या है एल्युमिनियम, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हाँ भैया, ये लाइन सही है। कृपया आप बाकी को पढ़ करके एक बार चेक कर लेंगे तो आपको गलत ही मिलने वाला है। अच्छा जी, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।